Hello guys, welcome in my IT channel SPT999. This is Vikas and with this video I am going to start a playlist on deep learning. And in this particular video I am going to talk something about machine learning and all about deep learning. So we'll try to understand the advantages of the deep learning and we'll try to explore the applications of deep learning that we are using nowadays. And also we'll discuss why deep learning is becoming more popular day by day. Then you will definitely understand that why you should learn deep learning. So first of all हम देखने वाले हैं prerequisites क्या है deep learning के लिए. So you should know about Python, NumPy and Pandas आपको आना चाहिए and machine learning के basics आपको clear होने चाहिए. देन आप डीप लर्निंग पे जा सकते हैं. अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है इन सभी चीजों के बारे में तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. तो मैं सबसे पहले आपको मशीन लर्निंग का थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा एंड देन डीप लर्निंग के बारे में हम 360 ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे सो दैट दिस प्लेलिस्ट इज ऑल अबाउट डीप लर्निंग. तो हम डीप लर्निंग को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं विदाउट डिस्कसिंग एनी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स. सो गाइज, अगर आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियोस, ये सेशन, ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है. एंड एज यू कैन सी एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउअडेज. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में डीप लर्निंग बेसिकली कोर है, बैकबोन है. तो आपके लिए और जरूरी हो जाता है, अगर आप इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो डीप लर्निंग पढ़ना आपके लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है. तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूं मशीन लर्निंग के बारे में, क्योंकि आफ्टर ऑल डीप लर्निंग इज पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग में हम कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स पढ़ते हैं. मशीन लर्निंग बेसिकली कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स का कलेक्शन है, या उन टेक्निक्स को आप एल्गोरिदम्स कह सकते हो, जो मैथमेटिक्स पे बेस्ड हैं और उन एल्गोरिदम्स का यूज करके कंप्यूटर में या मशीन के अंदर डेटा में से पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना सिखाया जाता है. मींस जैसे कि हम किसी ह्यूमन बीइंग को सिखाते हैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा में से पैटर्न ढूंढना, वैसे ही हम एक मशीन को सिखा रहे हैं दैट हाउ अ मशीन कैन लर्न फ्रॉम द डेटा, कैन आइडेंटिफाई, कैन रिकॉग्नाइज पैटर्न्स फ्रॉम द डेटा. तो अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइप का डेटा एक मशीन को देते हैं तो उस मशीन में कुछ हिडन फैक्ट्स और पैटर्न्स होते हैं. उन पैटर्न्स को एक मशीन आइडेंटिफाई करने और रिकॉग्नाइज करने में कैपेबल होगी. यही काम करने की हम कोशिश कर रहे हैं मशीन लर्निंग में, इसीलिए इसको मशीन लर्निंग कह रहे हैं कि एट द एंड आपकी मशीन लर्निंग कर रही है, सीख रही है. और ये जो लर्निंग की कैपेबिलिटी होती है इसी को इंटेलिजेंस कहते हैं. जैसे हम लोग चीजें सीख लेते हैं देख करके, सुन करके, पढ़ करके हम चीजें सीखते हैं, वैसे ही हम मशीन को चाह रहे हैं कि वो भी सीखे. तो हमारे पास जो इंटेलिजेंस है उसको हम नेचुरल इंटेलिजेंस कह देते हैं, और कंप्यूटर के पास आ जाए तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह देते हैं. तो मशीन लर्निंग बेसिकली उन सभी टेक्निक्स और एल्गोरिदम्स का कलेक्शन है जो एआई को डेवलप करने में आपकी हेल्प करते हैं. सो सी, मशीन लर्निंग का जो पहला स्टेप है, जहां पे बहुत सारी अलग अलग तरह की एल्गोरिदम है, और यहाँ पे कुछ लिखी है, कुछ मैंने भी लिखी भी नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे मेंशन की है कुछ. इन एल्गोरिदम्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, और वो भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं सुपरवाइज लर्निंग, जिसे हम क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन कहते हैं. ऐसे ही क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम्स होती हैं. फिर हम लोग इस पे पढ़ते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड सेमी सुपरवाइज लर्निंग. तो ये सब मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम है जो बहुत टाइम से लोग यूज कर रहे हैं, और ऑलरेडी हम बहुत पहले से इनकी जो टेक्निक्स है, एप्लीकेशंस है, उनको यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं गेम्स में, सॉफ्टवेयर्स में. बट ये उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं रही, तो हम उन्हें नॉर्मल सॉफ्टवेयर समझते रहे और हमें लगा कि वो सॉफ्टवेयर नॉर्मल है, नॉर्मल के तरीके से उनकी कोडिंग करी गई है. बट कहीं ना कहीं उनमें मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स यूज की गई हैं और करते रहे हैं. बट जब से डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स आए हैं और मशीन लर्निंग ने और पॉपुलैरिटी गेन करी है, तो अब जैसे कि चैट जीपीटी आया तो उसके बाद से सभी की नजर इस पे पड़ी, और अभी सभी लोग जानते हैं कि एआई जैसा कुछ है, और एआई को धीरे धीरे करके हर एक मशीन में, डिवाइस में, सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट किया जा रहा है. तो इस वजह से और ज्यादा पॉपुलर हो गया है. तो हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा क्यों है और हम इसे अपने यूज में किस तरीके से ले सकते हैं. सो गाइज, मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं. मैं मशीन लर्निंग के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मशीन लर्निंग की ये सारी एल्गोरिदम्स कवर करूंगा. यहाँ पे मैं सिर्फ डीप लर्निंग के बारे में बात करूंगा. सो गाइज, मशीन लर्निंग को हम लोग यूज करते हैं टास्क ऑटोमेशन के लिए. टास्क ऑटोमेशन का मतलब होता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन हम कुछ टास्क करना चाहते हैं. जैसे इसमें से बहुत सारी चीजें आप पहले से देखते आ रहे हो और सुनते आ रहे हो, जैसे स्पैम क्लासिफिकेशन है, आपके मोबाइल में मेल्स आते हैं या मैसेजेस आते हैं,
तो एक स्पैम फोल्डर होता है जिसमें ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, स्पैम्स मैसेजेस को उठा करके भेज देता है कि वो आपके काम के नहीं है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, प्रमोशनल मैसेजेस हैं, तो उसे पता चल जाता है कि ये स्पैम है और उनको उठा करके स्पैम फोल्डर में रख देता है। एक तरह का ऑटोमेटेड टास्क है। इसके अलावा रिकमेंडेशन सिस्टम आप यूज करते हो यूट्यूब में, नेटफ्लिक्स में, वो भी एक ऑटोमेटेड टास्क है जहां पे उसे पता चल जाता है कि इतने सारे सर्वर के वीडियोस में से आपके मतलब के वीडियो कौन है, कौन से हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है, और उन्हीं वीडियोस को आपको सजेस्ट करता है। इसके अलावा सपोर्टिव चैटबॉट्स, आप बहुत सारी वेबसाइट्स में मैसेजेस करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपको आंसर कर रहा होता है, वहां पे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होता है उस साइड में। एक चैटबॉट है, एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली जो एआई आप कह सकते हो बेस्ड है, और वो आपको आंसर कर रहा होता है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में या बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो फ्रॉड डिटेक्शन में यूज करते हैं एआई को। आपकी प्रोफाइल देखकर एक एआई प्रोग्राम ये बता देता है कि आप फ्रॉड कर सकते हैं या फिर करने वाले हैं, कुछ भी ऐसा। तो फ्रॉड डिटेक्शन में भी हम लोग यूज करते हैं। ये ऑटोमेटेड टास्क या प्रोसेसेस होते हैं जिनमें एआई को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जहां पे हम मशीन लर्निंग को यूज करते हैं। सो गाइज, आई थिंक आपने मशीन लर्निंग को थोड़ा सा समझा है। अभी मैं आपको बताता हूं मशीन लर्निंग का जो एडवांस, रॉबस्ट, पावरफुल, ज्यादा डीपर एस्पेक्ट है उसी को हम डीप लर्निंग कहते हैं। सी डेफिनेशन वाइज अगर आप समझे, डीप लर्निंग इज इटसेल्फ अ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग. It is more robust, advanced, deep and powerful set of techniques to enhance the true capabilities of artificial intelligence. मतलब क्या है कि जो एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये उसकी कैपेबिलिटीज हैं, वो बेसिकली डीप लर्निंग से निकल करके आती हैं। मशीन लर्निंग एआई को उतना एडवांस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाता, उसमें बहुत एआई की नजर से अगर आप देखोगे तो बहुत वीक एल्गोरिदम्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स नहीं है। डीप लर्निंग में ज्यादा एडवांस और पावरफुल टेक्निक्स हैं जो एआई को और ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप कर पाते हैं और इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि एआई का जो ट्रू नेचर है वो डीप लर्निंग में निकल करके आता है। तो डीप लर्निंग बेसिकली मशीन लर्निंग के ही अंडर में आता है, बस उसका एडवांस पार्ट है और इसमें सारी एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। डीप लर्निंग की टेक्निक्स की वजह से इतनी रॉबस्ट और पावरफुल है, इतनी लेटेस्ट है एंड इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल करने में बहुत कैपेबल है। इस वजह से लोग डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स को ज्यादा यूज कर रहे हैं इन द कंपैरिजन ऑफ मशीन लर्निंग। ऐसा नहीं है कि वो टास्क हम मशीन लर्निंग से नहीं कर पाते। हाँ, बहुत से टास्क और कॉम्प्लेक्स टास्क ऐसे हैं जो हम मशीन लर्निंग से नहीं कर पाते, उसके लिए डीप लर्निंग की टेक्निक्स ही यूज होती हैं। बट बहुत से टास्क ऐसे भी हैं जो ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब उन्हें हम मशीन लर्निंग से भी कर सकते हैं, उनकी टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं और डीप लर्निंग की टेक्निक भी यूज करते हैं। तो डीप लर्निंग की टेक्निक से वो टास्क थोड़े आसान हो जाते हैं और ज्यादा बेटर तरीके से होते हैं, ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी आती है। जबकि अगर आप मशीन लर्निंग से करोगे तो मे भी उतनी अच्छी एक्यूरेसी ना आए या फिर उसमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाए। तो बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो या फिर कॉम्प्लेक्सिटी हो प्रॉब्लम की या फिर डेटा ज्यादा हो उसको हैंडल करने के बारे में हो, डीप लर्निंग की एल्गोरिदम्स और टेक्निक्स सबसे स्मार्ट है। इस वजह से हम डीप लर्निंग को सभी जगह पे यूज कर रहे हैं। तो जैसा आप समझ पा रहे हैं कि मशीन लर्निंग के जो टास्क हैं वो भी हम डीप लर्निंग से कर पाएंगे और डीप लर्निंग की जो टेक्निक्स हैं जो डे बाय डे और स्मार्टर और स्ट्रॉन्गर होती जा रही हैं, उसकी वजह से डीप लर्निंग के नए नए एप्लीकेशंस निकल करके आ रहे हैं और उन्हीं एप्लीकेशंस को हम अलग अलग फील्ड में एनकोड करते हैं, अलग अलग फील्ड में रखते हैं। जैसे अगर आप टेक्स्ट एनालिसिस में डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स या टेक्निक्स को यूज करते हो, उस फील्ड को हम लोग एनएलपी कह देते हैं। या फिर आप इमेज से रिलेटेड डेटा के साथ डील करते हैं और डीप लर्निंग की टेक्निक यूज करते हैं, तो वो एक नई फील्ड बनाता है जिसे हम कंप्यूटर विजन कहते हैं। या फिर आप टेक्स्ट या इमेज या वीडियो जैसे डेटा या कंटेंट को जनरेट करने के बारे में बात करते हैं कि मुझे एक जनरेटिव एआई बनाना है, तो वहां पे भी डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स यूज होती हैं। तो डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग बेसिकली कलेक्शन है टेक्निक्स का और जनरेटिव एआई या फिर सीवी या फिर एनएलपी आप कह सकते हो, ये एप्लीकेशन एरियाज हैं इन सभी टेक्निक्स का। तो डीप लर्निंग बेसिकली जैसा कि मैंने बताया स्ट्रॉन्गर है, रॉबस्ट है और स्मार्ट टेक्निक्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे इन डिटेल इस प्लेलिस्ट में कि डीप लर्निंग में हम लोग क्या क्या टेक्निक्स पढ़ते हैं।
और साथ में मैं आपको रेफरेंस भी देता रहूंगा कि हम एनएलपी या कंप्यूटर विजन या जनरेटिव एआई में किस तरीके से डीप लर्निंग को यूज कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने आपको बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में अगर आप आ रहे हो तो डीप लर्निंग बेसिकली आपके लिए कोर है, बैकबोन है। आपको डीप लर्निंग पढ़ना चाहिए, उसके बाद आप किसी भी एप्लीकेशन एरिया में अपना करियर बना सकते हो, क्योंकि आपको एआई का कोर समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूं। डीप लर्निंग के जो एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्ट जनरेट होगा इस फील्ड में काम करने के लिए। जैसे सबसे पहले इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम हम लोग बहुत सारे यूज कर रहे हैं। आप मोबाइल में यूज करते हैं फेशियल रिकॉग्निशन, स्मार्टफोन्स में। तो ये क्या करते हैं, इमेज रिकॉग्निशन का मतलब होता है हम एक ऐसे प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं जो किसी फोटो या पिक्चर्स में से रिकॉग्नाइज कर पाता है पर्टिकुलर टाइप के पैटर्न को, किसी इंसान के फेस को पहचान पाता है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कैटेगरी या शेप को पहचान पाता है, और उसे पता चल जाता है कि हाँ, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन है उसमें वो आपका फेस रीड करके उसे स्टोर करता है अपने पास, और उसके बाद पहचानना सीख जाता है आपको। तो आप दोबारा उसके सामने आते हैं तो आपको पहचान लेता है। ऐसे स्पीच रिकॉग्निशन है, वो स्पीच को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सीरी या गूगल असिस्टेंट आपने यूज किया होगा कभी ना कभी। तो ये स्पोकन लैंग्वेजेस को बेसिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट करके रीड करते हैं, समझते हैं। तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जहां पे डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। ऑटोमेशन टास्क मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि ड्राइवरलेस कार है, इस तरीके के। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा हुआ ऑटोनोमस व्हीकल का, जहाँ पे टेस्ला ऑटो पायलट के ना आपने सुना होगा, कार जो ड्राइवरलेस है। तो ये सब ऑटोमेटेड टास्क हैं जहां पे डीप लर्निंग को यूज किया जा रहा है। इसके अलावा मेडिकल इमेज एनालिसिस है। आप किसी एआई प्रोग्राम को मेडिकल रिपोर्ट या इमेजेस दे सकते हो, वो उसका एनालिसिस करके उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी डिटेलिंग है वो आपको निकाल करके दे देगा बहुत जल्दी। तो मेडिकल या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इमेज के साथ डील कर रहे हैं तो मैंने अभी बताया आपको वो कंप्यूटर विजन की फील्ड है, और उसमें डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट ही यूज होते हैं। तो मेडिकल इमेज में से वो फ्रैक्चर भी पता कर सकता है, ट्यूमर पता कर सकता है, ये उसकी कैपेबिलिटीज हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे गेम्स खेले हैं जिसमें एआई को यूज किया जा रहा है। एआई बेस्ड गेम है, जैसे अल्फागो है, चेस आपने खेला होगा, वहां पे भी कहीं ना कहीं एआई को यूज किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन गूगल भी यूज करता है, और आजकल तो सभी वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, या फिर आप यूट्यूब में देखते हो ऑटो कैप्शनिंग आती है, नीचे लैंग्वेज कैप्शंस बताता रहता है, वो ये सब एआई से जनरेट किया जा रहा है। जो एआई प्रोग्राम है वो स्पीच सुन करके उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट को कन्वर्ट करना, ये सब एआई बेस्ड जो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस हैं। तो एआई की टेक्निक और यहाँ पे डीप लर्निंग की टेक्निक यूज होती हैं। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग, किसी इमेज को या किसी वीडियो में से फ्रेम्स निकाल करके उसमें रखे हुए ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है, उसको लोकलाइज कर सकता है, मतलब उसे पता चल जाता है इमेज के किस पार्ट में, किस लोकेशन में वो ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को लेबल कर सकता है या रिकॉग्नाइज कर सकता है कि वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, उसको क्लासीफाई कर सकता है। इसके अलावा किसी वीडियो में वो ट्रैक भी कर सकता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक वगैरह में कोई कैमरा लगा होता है जहाँ पे लोगों को वो ट्रैक भी करता है। अगर कोई सस्पेक्ट लगता है उसे कि हाँ ये कोई क्रिमिनल या सस्पेक्ट है, तो उसको ट्रैक भी कर लेता है वो। तो ट्रैकिंग भी कर सकता है। ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के जो टेक्निक्स हैं वो हैं, और ये सब डीप लर्निंग से निकल करके आती हैं। या फिर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है। किसी भी कार या कोई भी ऐसी मशीनरी है जहाँ पे एआई काम करता है, वो पहले ही मॉनिटर करके सेंस कर लेता है कि इस मशीन के किस पार्ट में कहाँ पे फॉल्ट होने वाली है और उसको कितने मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो ये फॉल्ट डिटेक्शन एंड मेंटेनेंस का काम भी करता है, प्रिडिक्टिव वे में प्रिडिक्ट कर देता है पहले से ही। कंटेंट जनरेशन, जैसा आपने चैट जीपीटी या जेमिनी या डाले या फिर मिड जर्नी जैसे एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हैं, सब कंटेंट जनरेट करते हैं, जनरेटिव एआई हैं, और ये सभी डीप लर्निंग को यूज करते हैं। सो आई थिंक आप एप्लीकेशन समझ पा रहे हैं, अपने आसपास इन सभी चीजों को यूज कर रहे हैं। डीप लर्निंग के एप्लीकेशंस हैं ये। सो गाइज, ये सब एप्लीकेशंस थे, एंड आई होप आप में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा इसको लेकर के। तो हम डीप लर्निंग की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो अभी आपका और इंटरेस्ट इस पे क्रिएट होगा, एंड देन हम लोग डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगा जॉन मैकार्थी के बारे में, जिनको बेसिकली एआई का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ एआई। इन्होंने बेसिकली एआई जो टर्म है वो दिया हुआ है, इन्हीं का दिया हुआ है। ये बेसिकली एल्गोल लैंग्वेज के डेवलपर, इन्होंने डेवलप किया था। 1955 में इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड जो है वो कॉइन किया।
तो उन्होंने कॉमन सेंस नॉलेज यानी बैकग्राउंड नॉलेज को यूज करके उसे फॉर्मलाइज करने की कोशिश की, सो दैट एक मशीन जो है वो बैकग्राउंड नॉलेज का यूज करके डिसीजन ले सके या कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, कि एक इंसान जैसे कुछ चीजें सीख लेता है और बैकग्राउंड नॉलेज के बेसिस पे सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करता है या फिर कुछ डेटा जनरेट करता है, कुछ नया सोच पाता है। तो उसी चीज को इन्होंने मशीन में यूज करने के बारे में सोचा और इन्होंने ये टर्म दिया। इसके बाद एक और कंप्यूटर साइंटिस्ट है एलन ट्यूरिंग करके, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है इस फील्ड में। इसके अलावा एलन ट्यूरिंग के नाम से एक ट्यूरिंग टेस्ट भी होता है, जो कोई भी चैटबॉट बनाता है तो वो ट्यूरिंग टेस्ट पास करना होता है उसे। अगर वो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लेता है तो इसका मतलब नॉर्मली वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह बात कर पा रहा है, और उसे बात करके ये पता करना मुश्किल हो जाएगा कि ये चैटबॉट है कि ये इंसान है। जैसे कि चैट जीपीटी ने भी ट्यूरिंग टेस्ट पास किया हुआ है, तो ट्यूरिंग टेस्ट होता है, तो ये टेस्ट बेसिकली इन्हीं के नाम से है। तो ये वो टाइम था जब बहुत ज्यादा कुछ टेक्नोलॉजी इस फील्ड में डेवलप नहीं हुई थी। एआई के बारे में थोड़ा बहुत बात हो रही थी और इस फील्ड में लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था। मशीन लर्निंग की कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो बहुत पहले से तब से यूज हो रही हैं, वो मैथमेटिकल हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्लासिफिकेशंस के लिए। बट 1960 में फ्रैंक रोजनब्लैट ने एक फंक्शन डेवलप किया, बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसे उन्होंने परसेप्ट्रॉन नाम दिया। तो 1960 से स्टार्टिंग होती है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, है ना। तो आप ये वो टाइम कह सकते हो जब बेसिकली बर्थ हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एक्चुअल में उन्होंने परसेप्ट्रॉन एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जो ह्यूमन की बायोलॉजिकल न्यूरॉन से थोड़ा सा मैच खाता है ना। जैसे हमारी बॉडी में एक न्यूरल नेटवर्क होता है जो इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है, पास करता है एक हिस्से से दूसरे हिस्से में। तो वो जो न्यूरल नेटवर्क है वो बेसिकली छोटे छोटे सेल से मिलकर के बनता है, और वो सेल जो है वो बायोलॉजिकल न्यूरॉन कहलाता है। और उसी बायोलॉजिकल न्यूरॉन की तरह ही उसको मिमिक करने वाला एक मैथमेटिकल फंक्शन बनाया रोजनब्लैट ने और उसे परसेप्ट्रॉन नाम दिया। इस वजह से एआई की फील्ड में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि पॉपुलैरिटी इसने गेन करी, और यहाँ से लोगों ने इस पर बात करना शुरू किया कि हाँ, कुछ इस फील्ड में काफ़ी कुछ हो सकता है, और बहुत सारे डेवलपर्स ने इसमें डेवलपमेंट शुरू किया, रिसर्च शुरू करी। तो परसेप्ट्रॉन बेसिकली देखो, आप यहाँ पे कंपैरिजन करके देख सकते हो कि ये न्यूरॉन है हमारा और ये परसेप्ट्रॉन है। इसकी शक्ल आप देखो काफ़ी हद तक ऐसी लग रही है। मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ऐसी कोई चीज़ है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो मैं डिटेल में परसेप्ट्रॉन पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वाला वीडियो जो हमारा होगा वो परसेप्ट्रॉन पे ही होगा। मैं वहाँ पे थोड़ा डिटेल में बात करूंगा न्यूरॉन्स के बारे में और परसेप्ट्रॉन की फंक्शनैलिटी के बारे में भी। तो अभी बस इतना ही हम समझते हैं कि यहाँ से परसेप्ट्रॉन जो है वो आया और लोगों ने समझा कि हमने बायोलॉजिकल न्यूरॉन जैसा कुछ बनाया है, तो एआई की फील्ड में अब डेवलपमेंट हो सकता है। बट क्योंकि हमारा ये जो परसेप्ट्रॉन है ये सिर्फ क्लासिफिकेशन कर पा रहा था, बाइनरी क्लासिफिकेशन कर पा रहा था, तो बहुत पावरफुल नहीं था। इस वजह से इस फील्ड में फिर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ और एक लंबे समय तक इस पे कोई खास रिसर्च नहीं हो पाई। बट 1980 में जेफरे हिंटन ने एक बैक प्रोपेगेशन करके एक टेक्निक दी। इस टेक्निक का यूज करके हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे थे जो बेसिकली हमारा परसेप्ट्रॉन डायरेक्टली नहीं कर पा रहा था। तो इन्होंने हमें कुछ नई चीज़ें दिखाई। इन्होंने न्यूरल नेटवर्क बनाने के बारे में बताया। इन्होंने ये बताया कि हम मल्टीपल न्यूरॉन्स निकाल के नॉन लीनियर डेटा पे भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, क्योंकि जो सिंगल परसेप्ट्रॉन होता है वो लीनियर डेटा पे काम कर पा रहा है, सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन कर पा रहा है, बहुत लिमिटेड है। तो इन्होंने बोला कि क्यों ना हम बहुत सारे परसेप्ट्रॉन कंबाइन करके एक नेटवर्क जैसा बनाएं और उस पर काम करें। उसके बाद भी न्यूरल नेटवर्क में जो परसेप्ट्रॉन थे उनमें वेट्स और बायसेस का प्रॉब्लम था। ये भी मैं आगे आपको डिस्कस करके बताऊंगा बैक प्रोपेगेशन टेक्निक काम कैसे करती है। तो इन्होंने बैक प्रोपेगेशन टेक्निक से बताया कि हम जो न्यूरल नेटवर्क बना है उसमें जो वेट्स और बायसेस हैं उनको हम ट्रेन कर सकते हैं। इससे उनके वेट्स और बायसेस को एडजस्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा, और इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में एक बार फिर से थोड़ा आपको राइज देखने को मिला और लोगों ने फिर से इस पे काम करना शुरू किया। इसके बाद इन्हीं के एक स्टूडेंट थे यान लेकुन, जो उन्होंने एक हैंड रिटन डिजिट्स को रिकॉग्नाइज करने का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, और इसी को आप कह सकते हो एआई की फील्ड का एक बड़ा अचीवमेंट था, एक लैंडमार्क अचीवमेंट था। इस फील्ड में और भी बहुत सारी चीजें बनाई गई। इस सॉफ्टवेयर के बेस पे बहुत सारी कंपनियों ने अलग अलग ओसीआर सॉफ्टवेयर्स बनाए जिसमें कैरेक्टर्स को रीड किया गया,
या चेक्स वगैरह के जो नंबर्स हैं उनको रीड करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए गए। ये वो सॉफ्टवेयर है जो बहुत पहले से हम लोग यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 1989 से चल रहा है ये। बट इसके बाद भी डीप लर्निंग में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, एआई में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुए, मशीन लर्निंग के ही ट्रेडिशनल तरीके यूज किए गए अभी भी, क्योंकि हमारा जो परसेप्ट्रॉन है, जो न्यूरल नेटवर्क है, वो उतना स्ट्रांगली काम नहीं कर पा रहा था। डीप लर्निंग की टेक्निक उतना स्ट्रांग नहीं हो पा रही थी। उसके कुछ रीजंस थे। रीजन ये थे कि पहले तो हमने जो न्यूरल नेटवर्क बनाया उसमें रैंडम वेट इनिशियलाइजेशन था, कोई वेट इनिशियलाइज करने की कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से भी डीप लर्निंग उतना सक्सेस नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा वीक हार्डवेयर, उस टाइम पे हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, हार्डवेयर बहुत वीक थे, प्रोसेसिंग की स्पीड बहुत कम थी, मेमोरी बहुत कम थी। तो ये भी एक रीज़न था डीप लर्निंग का। और तीसरा रीज़न था डेटा का कम होना। मतलब कि एक जो डीप लर्निंग प्रोग्राम होता है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा चाहिए और स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर चाहिए, तभी वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से डीप लर्निंग बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा था। देखिए, जैसे कि डीप लर्निंग या एआई की हम बात करें तो एआई क्या एक तरह का इंटेलिजेंस प्रोग्राम है, इंटेलिजेंट है। तो उसको लर्निंग के लिए डेटा चाहिए। जैसे ह्यूमन बीइंग, हम आपको किसी भी डेटा से जितना ज़्यादा डेटा दे करके ट्रेन करेंगे, मैं आपको 10 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कराऊं तो आप ट्रेन हो जाएंगे। मैं अगर 20 से कराऊंगा तो और बेहतर ट्रेन हो जाएंगे। अगर मैं 100 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर 1000 कराऊंगा, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा ऑब्वियसली आप उतना बेहतर ट्रेन हो पाएंगे। तो एआई को भी ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा डेटा चाहिए डीप लर्निंग को, और हार्डवेयर भी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि इतने सारे इतने बड़े डेटा के साथ वो डील कर पाए विद इन टाइम, है ना, कम टाइम में। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स के चलते डीप लर्निंग बहुत स्ट्रांगली डेवलप नहीं हो पा रहा था। बट विद द टाइम हार्डवेयर और डेटा की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और 2006 में जेफरी हिंटन ने एक बार फिर से वेट इनिशियलाइजेशन की कुछ नई टेक्निक्स निकाली और न्यूरल नेटवर्क को थोड़ा और स्ट्रांग बनाया। और तब तक मार्केट में कुछ हार्डवेयर्स भी अच्छे आ गए थे, जीपीयूज और सीपीयू भी बहुत स्ट्रांग हो गए थे, और इंटरनेट पे बहुत सारा डेटा भी मिलने लग गया था। मतलब कि हमें हर तरीके का डेटा मिल रहा था, कंपनियों ने भी डेटा कलेक्ट करना, जनरेट करना शुरू कर दिया था। तो डीप लर्निंग की जो एल्गोरिदम है, वो उन्हें हार्डवेयर मिला, अच्छा हार्डवेयर मिला और अच्छा डेटा मिला, तो उन्होंने बेटर तरीके से काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद 2012 में एक इमेजनेट चैलेंज होता है। देखिए, यहाँ पे फीफी ली करके एक जापानीज कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया कि अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करके, उनकी फोटोज कलेक्ट करके करीब 14 मिलियंस इमेजेस का एक डेटा सेट बनाया, और उस डेटा सेट पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स जो है वो अप्लाई करने शुरू करे, प्रोग्राम्स अप्लाई करने शुरू करे। तो उनका पर्पस ये था कि हमारा मशीन लर्निंग प्रोग्राम जो है वो फोटोज को पहचान पाए। हम एक ऐसा एआई प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अलग अलग तरह के लोग मशीन लर्निंग के मॉडल्स लेकर के आ रहे थे, जो इस डेटा सेट पे ट्रेन करते थे और उसके बाद वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता था। कहने का मतलब ये है कि 14 मिलियन इमेजेस हैं, उसमें से कुछ इमेजेस को लेकर के वो मॉडल ट्रेन करते थे, और उसके बाद फिर उस मॉडल के सामने रखते थे। जैसे कि उन्होंने कैट का फोटो रखा तो वो मॉडल पहचान के बता देगा कि हाँ ये कैट है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो ट्रेनिंग के लिए उन्हें डेटा चाहिए था, और डेटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया था। उसे इमेजनेट डेटा सेट कहा जाता है, जो एक बहुत बड़ा डेटा सेट है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जेफरी हिंटन ने अपने जो डीप लर्निंग के मॉडल हैं, जिसको उन्होंने परसेप्ट्रॉन की हेल्प से बनाया था, पहली बार डीप लर्निंग का एक प्रोग्राम उन्होंने यूज़ किया इस इमेजनेट चैलेंज में, और इस पे उन्होंने जीपीयू यूज़ किया। जैसे मैंने बताया कि जीपीयू एक स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर प्रोसेसर की तरह काम कर रहा था। तो डीप लर्निंग की जो एल्गोरिदम है, उन्हें एक डेटा ज़्यादा चाहिए, वो ट्रेनिंग के लिए उन्हें डेटा मिल गया, 14 मिलियंस के आसपास इमेजेस थी, और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर भी मिल गया। तो इस वजह से जेफरी हिंटन का जो मॉडल था उसने बहुत अच्छी एक्यूरेसी दी, और सबसे बड़ी एक्यूरेसी देने की वजह से वो चैलेंज इन्होंने जीता, वो कंपटीशन जीता, और उसके बाद से डीप लर्निंग की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई, और लोगों ने इस फील्ड में, साइंटिस्ट ने इस फील्ड में बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया। और 2012 के बाद डीप लर्निंग ईयर बाय ईयर तेजी से डेवलप हो रही है, उसकी टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप देखो परसेप्ट्रॉन और न्यूरल नेटवर्क पे वो काम करने वाले जेफरी हिंटन थे। इस वजह से इन्हें गॉड फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है, क्योंकि अभी तक न्यूरल नेटवर्क की जो प्रॉब्लम्स थी वो सबसे ज़्यादा इन्होंने ही सॉल्व करी हैं। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ही बेसिकली डीप लर्निंग, मतलब डीप लर्निंग में ही हम एएनएन बनाते हैं,
आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, तो हम लोग बनाएंगे आगे चल के। इसके बाद एक 2016 में एक काफ़ी पॉपुलर गेम भी आया जिसे अल्फागो के नाम से जाना जाता है। ये एक गेम है, चाइनीज़ गेम है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत अच्छा गेम है और दुनिया का सबसे, आप कह सकते हो, टफेस्ट गेम है। बहुत सारी मूव्स हैं इसमें। तो इस गेम को बनाया जो एआई गेम था और उसने वर्ल्ड चैंपियन को कई बार हराया और इसकी वजह से और ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन हुई। और आपको पता है कि डे बाय डे इंटरनेट में किस तरीके से यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, डेटा बढ़ता जा रहा है, तो डीप लर्निंग को और ज़्यादा डेटा मिल रहा है और हार्डवेयर भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा एनवीडिया कंपनी जो है वो इस समय टॉप पर पहुंच गई है, उसके शेयर्स बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि एनवीडिया बेसिकली जीपीयू बनाती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी मशीन और सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं लोग, उन सब में एनवीडिया के जीपीयू लगे हुए हैं। एनवीडिया जीपीयू बनाने में सबसे, आप कह सकते हो कि नंबर 1 कंपनी है और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जीपीयू जो है वो वही बनाती है। तो पहले जीपीयू को सिर्फ गेम में यूज़ किया जाता था, जो बहुत हैवी गेम्स लोग खेलते थे तो उन गेम्स में उसको यूज़ करते थे। बाकी कंप्यूटर सीपीयू से चलते थे। लेकिन जब से एआई आया हुआ है, एआई को यूज़ कर रहे हैं लोग अपने कंप्यूटर में, मशीन्स में, लैपटॉप में, तो वहाँ पे हाई प्रोसेसिंग की कैपेसिटी चाहिए और उसके लिए लोग सीपीयू के साथ साथ जीपीयू यूज़ कर रहे हैं। तो जीपीयू का बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है, इस वजह से एनवीडिया की पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई, एनवीडिया के शेयर्स बढ़ गए और एनवीडिया को बहुत ज़्यादा जीपीयूज बनाने पड़ रहे हैं। वर्ल्ड वाइड उसके जीपीयू यूज़ हो रहे हैं। तो जब तक उसका कोई बढ़िया कॉम्पिटिटर नहीं आ जाता तब तक अभी एनवीडिया टॉप पर है इस एआई के डेवलपमेंट में, क्योंकि वो अच्छा हार्डवेयर बना के दे रही है और डेटा हमें इंटरनेट पे मिल रहा है। इस वजह से डे बाय डे डीप लर्निंग और तेजी से ग्रो कर रहा है। सो गाइज, अब हमें भी डीप लर्निंग को पढ़ना है, उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स को पढ़ना है कि वो क्या टेक्निक्स हैं जो बेसिकली डीप लर्निंग में हमें पढ़ना होता है। हमें न्यूरल नेटवर्क बनाना है, हमें परसेप्ट्रॉन्स पढ़ने हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हम लोग डीप लर्निंग में कवर करेंगे। एक एक करके ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। हम परसेप्ट्रॉन से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके, इस लेक्चर के बाद, उसमें हम परसेप्ट्रॉन डिस्कस करेंगे एंड देन परसेप्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से हम एएनएन बनाएंगे, देन सीएनएन एंड आरएनएन एंड सो ऑन। ये सारे टॉपिक्स हम 1 बाय 1 कवर करेंगे इन डिटेल विद एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस एंड ज्योमेट्रिक इंट्यूशंस। अब मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में समझाऊं तो पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम हर एक टेक्निक का एक कंप्लीट ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। एवरीथिंग विल डिस्कस अबाउट दी टेक्निक जो डीप लर्निंग में यूज हो रही है। हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं उसका क्राइटेरिया, उसके यूज केसेस, किस तरीके से टेक्निक यूज हुई है। एंड सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा प्रैक्टिकल अप्रोच, हमारी उस टेक्निक को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कोड के थ्रू, लाइब्रेरीज के थ्रू, फंक्शंस के थ्रू, जो भी लाइब्रेरीज इसमें यूज़ हो रही हैं उन सब का यूज़ करके हम प्रॉपर एप्लीकेशंस बनाएंगे, प्रॉपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे सो दैट हम समझ पाएँ कि वो टेक्निक यूज़ कैसे हो रही है, प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट हो रही है। और थर्ड ऑब्जेक्टिव होगा उसका मैथमेटिकल इंट्यूशन। सी गाइस, अब एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। जो उसका बेस है वो मैथमेटिक्स है। विदाउट मैथमेटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा साइंस में कुछ भी नहीं होने वाला। तो अगर आपको लग रहा है कि विदाउट मैथमेटिक्स पॉसिबल है एआई पढ़ना, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने टाइटल में इसलिए लिखा है क्योंकि हम इस प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बट हाँ, अगर आप रिसर्च बेस्ड पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत डेप्थ में समझना चाह रहे हैं, तो आपको मैथमेटिक्स इंट्यूशंस लेने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। इस वजह से मैं डीप लर्निंग की 2 अलग अलग प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं। एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा जिसमें मैथमेटिकल पार्ट अलग से डिस्कस करूंगा, हर टॉपिक का डिटेल मैथमेटिक्स होगी। बट इस प्लेलिस्ट में मैं सिर्फ उसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशंस और प्रैक्टिकल पार्ट डिस्कस करने वाला हूं, उसकी मैथमेटिक्स को डिस्कस नहीं करूंगा। तो अगर आप इन फ्यूचर सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच रख करके इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके काम की है। और अगर आप रिसर्च बेस्ड और बहुत ज़्यादा डेप्थ पे काम करना चाहते हैं तो आपको इसकी जो सेकंड प्लेलिस्ट आएगी जिसमें हम मैथमेटिकल पार्ट भी कवर करेंगे, वो भी आपको देखना चाहिए। तो एक बार आप ये प्लेलिस्ट कवर करिए, इसमें सारे टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे, प्रैक्टिकल के साथ समझ में आएंगे। फिर आपको लग रहा है कि मुझे मैथमेटिकल पार्ट भी पढ़ना है, मुझे और एडवांस और डीप पढ़नी है चीजें, तो आप मैथमेटिक्स के लिए वो सेकंड प्लेलिस्ट भी कवर करिएगा। सो गाइस, एज वी हैव डिस्कस्ड, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में परसेप्ट्रॉन से स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई थिंक डीप लर्निंग के बारे में ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ स्पेसिफिक पूछना है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं।
और कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट वाज ऑल अबाउट डीप लर्निंग एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। सो सी यू गाइस, थैंक यू सो मच।